Hi everyone, my name is Faiz Sakir. Welcome to the first chapter of your history, the French Revolution, फ्रांस की क्रांति। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे। इस वीडियो में हम सोशल कॉजेज को रिवाइज करेंगे और साथ में इकोनॉमिक कॉजेज के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि यूरोप की हिस्ट्री में फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अगर कोई सबसे इम्पॉर्टेंट घटना हुई है तो वह फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। मैंने आपको यह भी बताया था कि 1789 से लेकर 1799 का जो दौर जो अरसा है उसको हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। मतलब फ्रांस की क्रांति किसी खास एक साल में नहीं हुई थी, बल्कि ये 10 साल चला था। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सोशल कॉजेज के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे और तब हम इकोनॉमिक कॉजेज की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फ्रेंच सोसाइटी बिफोर 1789 इज रेफर्ड टू एज द एंशिएंट रिजीम। कहता है कि 1789 से पहले, मतलब फ्रांस की क्रांति से पहले जो फ्रांस का समाज था, जो फ्रांस की सोसाइटी थी, उसको एंशिएंट रिजीम कहा जाता था। देयर वर 3 ऑर्डर्स इन द सोसाइटी। समाज वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था, मतलब समाज के 3 तबके थे। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि आप देखेंगे कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस का समाज, फ्रांस की सोसाइटी 3 हिस्सों में बटी हुई थी, स्टेट 1, स्टेट 2 और स्टेट 3। द क्लर्जी वाज ऑन द टॉप। जो सबसे बड़ा तबका था, मतलब स्टेट 1 में कौन से लोग आते थे, तो क्लर्जी आते थे। क्लर्जी का मतलब होता है रिलीजियस लोग। इन द फ्रांस द कैथोलिक चर्च वाज द ऑफिशियल रिलीजन। कहता है क्या फ्रांस का ऑफिशियल रिलीजन क्या था, तो कैथोलिक चर्च था। द क्लर्जी डिडंट पे टैक्सेस। मैंने बताया था कि स्टेट 1 और स्टेट 2 के लोगों को बर्थ के हिसाब से प्रिविलेज मिलता था, मतलब बर्थ के हिसाब से, जन्म के हिसाब से फैसिलिटीज मिलती थी, सुविधाएं मिलती थी। तो यहाँ पर भी बता रहा है कि एक तो बता रहा है कि देखिए स्टेट 1 में कौन से लोग आते थे, तो क्लर्जी आते थे। फ्रांस का उस समय ऑफिशियल रिलीजन क्या था, तो कैथोलिक चर्च था। यहाँ पर बता रहा है कि जो स्टेट 1 के लोग थे, मतलब जो क्लर्जी जो थे, उनको टैक्स नहीं देना होता था। द अदर प्रिविलेज्ड ऑर्डर वाज द नोबिलिटी। कहता है क्या कि स्टेट 1 के बाद जो स्टेट 2 जो था, मतलब दूसरा जो प्रिविलेज्ड तबका था जिसको फैसिलिटीज मिलती थी जन्म के हिसाब से, वह नोबिलिटी था। मतलब स्टेट 2 में नोबल्स आते थे, मिनिस्टर्स आते थे, किंग्स के रिश्तेदार आते थे। द किंग कुड गिव टू समवन अ टाइटल ऑफ नोबिलिटी बट दिस स्टेटस वाज यूजुअली एक्वायर्ड बाय बर्थ। यहाँ पर कहता है कि देखिए अगर आप स्टेट 3 में हैं और अगर आपको राजा चाहे तो आपको स्टेट 2 में जगह दे सकता है, आपको स्टेट 2 में जगह दे सकता है, मतलब आप स्टेट 2 के मेंबर बन सकते हैं अगर राजा चाहे तो। लेकिन कहता है कि अक्सर ऐसा होता था कि जो स्टेट 1 और स्टेट 2 के जो मेंबर्स होते थे वह बर्थ के हिसाब से डिसाइड होता था। मतलब आपकी पैदाइश अगर स्टेट 2 में हुई है तभी आप स्टेट 2 के मेंबर होंगे, कुछ खास अपवाद को छोड़कर। अगर राजा चाहे तो उसके पास ये अधिकार था कि स्टेट 3 के मेंबर्स को भी वह स्टेट 2 में दाखिल कर सकता था। द नोबल्स हैड ऑल काइंड ऑफ प्रिविलेजेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर दैट दे वुडंट पे टैक्सेस एंड दे वर गिवन टॉप जॉब्स इन द आर्मी, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द रॉयल कोर्ट। यहाँ पर कह रहा है कि जिस तरह से स्टेट 1 के लोगों को प्रिविलेज मिलता था, फैसिलिटीज मिलता था, सुविधाएं मिलती थी, उसी तरह से स्टेट 2 के लोगों को, नोबल्स को भी फैसिलिटीज मिलती थी, जैसे उनको टैक्स नहीं देना होता था। उसके अलावा जो स्टेट 2 के लोग जो थे वो आर्मी में टॉप पोजीशन पे थे, देश को वही लोग चला रहे थे, और जो दरबार जो था, जो शाही दरबार जो था, उसको भी स्टेट 2 के लोग ही मैनेज कर रहे थे। द थर्ड ऑर्डर वर द थर्ड स्टेट एज दे वर कॉल्ड एट दैट टाइम। और कहता है कि फ्रांस की सोसाइटी का जो तीसरा तबका जो था उसको थर्ड स्टेट कहते थे। द मेजॉरिटी ऑफ द थर्ड स्टेट वर पीजेंट एंड हैड टू पे डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस।
यहाँ पे कह रहा है कि देखिए जो थर्ड स्टेट के जो मैक्सिमम लोग जो थे वो किसान थे और उनको अलग अलग तरह के कर देने होते थे, अलग अलग तरह का टैक्स देना होता था। तो हमने सोशल कॉज में पढ़ा, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि 1789 से पहले जो फ्रांस का जो तबका जो था, फ्रांस की सोसाइटी जो थी उसको एंशिएंट रिजीम कहते थे। फ्रांस की सोसाइटी 3 हिस्सों में बटी हुई थी। जो पहला हिस्सा जो था उसको स्टेट 1 कहते थे, उसमें क्लर्जी आते थे। मैंने आपको ये भी बताया कि फ्रांस का जो ऑफिशियल रिलीजन जो था वह कैथोलिक चर्च था। जो दूसरा हिस्सा जो था उसमें नोबिलिटी आते थे, और जो तीसरा तबका जो था उसमें आम लोग आते थे। स्टेट 1 और स्टेट 2 के लोगों को टैक्स नहीं देना होता था, जबकि स्टेट 3 के लोग टैक्स देते थे और इनके टैक्स पर स्टेट 1 और स्टेट 2 के लोग सहाना जिंदगी गुजारा करते थे। बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा कि फ्रांस के क्रांति के लिए कौन कौन से इकोनॉमिक कॉजेज रिस्पॉन्सिबल थे। तो कहता है, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि फ्रांस पर जो डायनेस्टी रूल कर रही थी उसका नाम था बॉर्बन डायनेस्टी। बॉर्बन डायनेस्टी जो है वो सदियों से, हजारों साल से फ्रांस पर रूल कर रही थी। उसमें एक राजा था जिसका नाम था लुई द 14। उसने यूरोपियन कंट्रीज के साथ बहुत सारी जंगें लड़ी, जिसके वजह से फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। नहीं तो उससे पहले फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर थी। और जब राजा का जब डेथ हुआ 1715 में, मतलब लुई द 14 का जब डेथ हुआ 1715 में, जिसको सन किंग भी कहा जाता था, उसके बाद जो फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति जो थी वो और ज्यादा चरमरा गई। उसके बाद जो राजा बना जिसका नाम था लुई द 15, और उसके बाद जो राजा बना फ्रांस का जिसका नाम था लुई द 16, जिसके जमाने में फ्रांस की क्रांति हुई, इन दोनों ने ये मंशा जाहिर की थी कि वह जंग नहीं लड़ेंगे, वह शांति बनाए रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके वजह से फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति जो थी वो और ज्यादा खराब हो गई। इन 1778 लुई द 16 डिसाइडेड टू सपोर्ट द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। यहाँ पे कह रहा है कि देखिए 1778 में लुई द 16 ने यह डिसाइड किया कि अमेरिका के क्रांतिकारी, अमेरिकन रिवोल्यूशनरीज जो अपने आजादी के लिए जंग लड़ रहे हैं, लुई द 16 उनको सपोर्ट करेगा। और जंग में कूद पड़ने की वजह से, यानी कहने का मतलब है कि अमेरिकन रिवोल्यूशनरीज को सपोर्ट करने की वजह से फ्रांस की आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। The last years before the French Revolution were marked by the attempts of Louis XVI to resolve this financial problem। यहाँ पे कह रहा है कि देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कुछ साल पहले जो है, जब राजा ने देखा कि खजाना खाली है, तो उसने जो है कोशिश की कि इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अब ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होता, तो उसने स्टेट 1 और स्टेट 2 के लोगों को कहा, मतलब क्लर्जी और नोबिलिटी को कहा कि देखिए आप लोग भी टैक्स दीजिए, सिर्फ स्टेट 3 के टैक्स देने से कुछ नहीं होगा। लेकिन स्टेट 1 और स्टेट 2 के लोगों ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके वजह से फ्रांस की आर्थिक स्थिति जो है वह नहीं संभली। अनदर वेरी प्रॉब्लमैटिक इशू वाज द बैड हार्वेस्ट इन द ईयर्स दैट प्रीसीडेड द रिवॉल्यूशन। यहाँ पे कहता है कि एक और बड़ा कारण ये था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले वाले कुछ सालों में फसल बेहतर नहीं हुई, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ी और ठंडी पड़ने की वजह से फसल बेहतर नहीं हुई। जो फ्रांस की जनता जो थी, क्योंकि खाने की कमी हो गई, जब फसल बेहतर नहीं हुई तो फ्रांस की जनता जो है वो खाने को मोहताज हो गई। वह जो है पेरिस के सड़कों पर चली आई और वह जो है रोटी के लिए प्रोटेस्ट करने लगी। तो आप देखेंगे ये जो है वह तमाम इकोनॉमिक रीजन्स थे जिसके वजह से फ्रांस में क्रांति हुई। बहुत सारे हिस्टोरियंस का मानना है कि इकोनॉमिक रीजन जो है वह मेन रीजन था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पीछे, जबकि दूसरे हिस्टोरियंस का मानना है कि इकोनॉमिक रीजन्स नहीं बल्कि जो सोशल रीजन जो था, मतलब जो स्टेट 1 और स्टेट 2 और स्टेट 3 का जो कॉन्सेप्ट जो था वह जो है वह मेन कारण था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। पॉलिटिकल कॉजेज हम इसके बाद वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। डेट्स ऑल, थैंक यू।